नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मुद्रा एवं बैंकिंग क्लास के अंतर्गत आज की क्लास में हम लोग एक टॉपिक है वाणिज्यिक बैंक या व्यापारिक बैंक, कमर्शियल बैंक के बारे में अध्ययन करेंगे। आज की इस क्लास में हम लोग व्यापारिक बैंक की स्थापना, परिभाषा, भारत में व्यापारिक बैंक का वर्गीकरण जिसमें कानून के आधार पर बैंक और स्वामित्व के आधार पर बैंक के बारे में जानेंगे। कानून के आधार पर बैंकों का वर्गीकरण अनुसूचित बैंक एवं गैर अनुसूचित बैंक दो प्रकार से किया जाता है। इसी प्रकार से स्वामित्व के आधार पर बैंकों का या व्यापारिक बैंकों का वर्गीकरण जो है वह सार्वजनिक बैंक एवं निजी बैंक के आधार पर किया जाता है। इसके अलावा आज की इस क्लास में हम लोग व्यापारिक बैंक के क्या क्या कार्य हैं इनको भी जानेंगे। आज की यह क्लास मुख्य रूप से क्लास बीए एवं एमए के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है तथा टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न टीजीटी एवं पीजीटी के एग्ज़ाम में मिलने की ज़्यादा संभावना है। इसके अलावा यह क्लास समस्त एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यापारिक बैंक के जो हैं भारत में व्यापारिक बैंकों के कार्य जो हैं यह महत्वपूर्ण हैं। तो अगर व्यापारिक बैंक की बात की जाए तो व्यापारिक बैंक की स्थापना जो है संयुक्त स्कंद कंपनी 1956 के अंतर्गत भारत में जो है व्यापारिक बैंक की स्थापना होती है। संयुक्त स्कंद कंपनी के अंतर्गत भारत में जो है व्यापारिक बैंक की स्थापना होती है। और व्यापारिक बैंक जो है वह कार्य प्रचालन करता है बैंकिंग अधिनियम 1949 के अंतर्गत। बैंकिंग अधिनियम 1949 के अंतर्गत व्यापारिक या वाणिज्यिक बैंक जो है कार्य करती हैं। अगर परिभाषा की बात की जाए तो व्यापारिक बैंक जो है बैंक एक ऐसी संस्था है जो मुद्रा को सुरक्षा के लिए स्वीकार करती है तथा जिसे वह ग्राहक के मांगने पर भुगतान करती है। और इसके अलावा कह सकते हैं वह संस्था जो जनता से प्रत्यक्ष जमाओं को स्वीकार करती है और चेकों के माध्यम से ऋणों का भुगतान करती है। तो बैंक किसे कहते हैं? बैंक वह संस्था है जो जनता से प्रत्यक्ष जमाओं को स्वीकार करती है और चेकों के माध्यम से ऋणों का भुगतान करती है। तो इस प्रकार से एक प्रकार से बैंक एक संस्था हुई जो जनता के जमाओं को स्वीकार करती है और ऋणों का भुगतान करती है। मतलब ऋण देने वाली संस्था को और जमा करने वाली, धन जमा करने वाली या पैसा जमा करने वाली संस्था को बैंक कहा गया है। अब भारत में बैंकों के अगर वर्गीकरण की बात की जाए तो पहला जो वर्गीकरण है वह कानून के आधार पर वर्गीकरण है। और कानून के आधार पर बैंकों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है, एक तो अनुसूचित बैंक और दूसरा गैर अनुसूचित बैंक। तो पहले जान लेते हैं अनुसूचित बैंक किसे कहते हैं, शेड्यूल बैंक कौन सी होती हैं। तो वह सभी व्यापारिक बैंक के जिनकी प्रदत्त पूंजी कम से कम 5 लाख रुपए होती है और जिन बैंकों का आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसूची सेकंड में उल्लेख किया गया हो तो उसे क्या कहेंगे? अनुसूचित बैंक कहते हैं। जिनकी प्रदत्त पूंजी जो है 5 लाख रुपए हो और जिनका आरबीआई एक्ट 1934 की अनुसूची सेकंड में उल्लेख किया गया हो तो उसे क्या कहेंगे? अनुसूचित बैंक। तो अनुसूचित बैंक जो है आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसूची सेकंड में उल्लेख होती है और जिसकी प्रदत्त पूंजी जो है 5 लाख रुपए होती है उसे अनुसूचित बैंक कहा जाता। आज़ादी के पहले भारत में अनुसूचित बैंकों की संख्या जो है 640 थी और वर्तमान में 102 अनुसूचित बैंक भारत में हैं। अनुसूचित बैंक प्रत्येक सप्ताह में सीआरआर, एसएलआर आरबीआई के पास जमा करते हैं। इसके अलावा ये बैंक आरबीआई के सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हैं। अनुसूचित बैंक जो है आरबीआई के सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हैं। इसके अलावा आरबीआई वित्तीय संकट में इन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करती है और ये बैंक आरबीआई से बैंक दर पर ऋण प्राप्त करने के लिए अधिकृत होते हैं। तथा इसके अलावा अनुसूचित बैंक में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के बैंक शामिल किए जाते हैं। तो अनुसूचित बैंक समझ में आ गया होगा कि अनुसूचित बैंक किसे कहते हैं और वर्तमान में अनुसूचित बैंकों की संख्या कितनी है। तो अनुसूचित बैंक वह बैंक होते हैं जिनकी प्रदत्त पूंजी, जिन व्यापारिक बैंकों की प्रदत्त पूंजी जो है 5 लाख रुपए होती है तथा जो बैंक आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत जो है उसकी अनुसूची सेकंड में उल्लेखित होते हैं, उन्हें अनुसूचित बैंक कहा जाता है।
इसके अलावा गैर अनुसूचित बैंक किसे कहते हैं, तो वह बैंक जिनका उल्लेख आरबीआई एक्ट 1934 की सेकंड अनुसूची में नहीं किया गया होता है या नहीं होता है, उन्हें गैर अनुसूचित बैंक कहते हैं। ये बैंक सीआरआर, एसएलआर आरबीआई के पास ना जमा करके अपने पास रखते हैं। यह ध्यान देने वाली बात है कि अनुसूचित बैंक सीआरआर, एसएलआर जो है आरबीआई के पास जमा करते हैं, लेकिन गैर अनुसूचित बैंक सीआरआर और एसएलआर आरबीआई के पास जमा न करके अपने पास जमा करते हैं। इसके अलावा गैर अनुसूचित बैंक आरबीआई के दिशा निर्देशों का पालन भी नहीं करते हैं तथा आरबीआई इन्हें कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराती है और लाइसेंस आवंटन एवं निगरानी का कार्य जो है आरबीआई द्वारा ही किया जाता है। तो यह जो है गैर अनुसूचित बैंक आरबीआई एक्ट 1934 की सेकेंड अनुसूची में शामिल नहीं होते हैं, तो यह हो जाएंगे गैर अनुसूचित बैंक। तो कानून के आधार पर भारत में व्यापारिक बैंक जो हैं अनुसूचित बैंक तथा गैर अनुसूचित बैंक हैं। इसी प्रकार से स्वामित्व के आधार पर अगर बैंकों की बात की जाए, व्यापारिक बैंकों की, तो सार्वजनिक बैंक हैं और निजी क्षेत्र के बैंक हैं। तो जान लेते हैं सार्वजनिक बैंक किसे कहते हैं। तो वह सभी बैंक जिन बैंकों पर सरकार का स्वामित्व होता है उसे सार्वजनिक बैंक कहा जाता है। सार्वजनिक बैंक किसे कहा जाता है, जिन बैंकों पर सरकार का स्वामित्व होता है उसे सार्वजनिक बैंक कहा जाता है या सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कहा जाता है। और वर्तमान में भारत में 12 सार्वजनिक व्यापारिक बैंकें हैं। वर्तमान में कितनी सार्वजनिक व्यापारिक बैंकें हैं, तो 12 सार्वजनिक व्यापारिक बैंकें वर्तमान में हैं, जिनमें बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंधी बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और एसबीआई शामिल हैं। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक जो है वह एसबीआई है, 1955 में स्थापित हुआ था। सबसे पुराना सार्वजनिक व्यापारिक बैंक इलाहाबाद है, जो 1865 ईस्वी में स्थापित किया गया था और 2020 तक इलाहाबाद बैंक ने कार्य किया और 2020 में इलाहाबाद बैंक का विलय जो है इंडियन बैंक में कर दिया गया था। तो वर्तमान में इलाहाबाद बैंक का अस्तित्व नहीं है, इलाहाबाद बैंक की जगह इंडियन बैंक कार्य कर रही है। इसके अलावा अगर निजी क्षेत्र की बैंकों की बात की जाए, तो जिन बैंकों पर स्वामित्व, संचालन एवं प्रबंधन का अधिकार जो है निजी व्यक्तियों का होता है उसे निजी बैंक कहा जाता है। तो निजी बैंक ऐसे बैंक होते हैं जिनका स्वामित्व, संचालन एवं प्रबंधन का अधिकार निजी व्यक्तियों के हाथों में होता है, उसे निजी बैंक कहते हैं। और वर्तमान में भारत में निजी बैंकों की संख्या 21 है। 21 वर्तमान में जो है निजी बैंक भारत में हैं। भारत में निजी क्षेत्र के बैंकों को एक निश्चित दिशा प्रदान करने के लिए 1999-2000 में निजी बैंकिंग अधिनियम लाया गया और 2006 में इसमें संशोधन किया गया और निजी बैंक स्थापित करने के लिए 200 करोड़ की प्रदत्त पूंजी कर दी गई, जिसमें 60% पूंजी जो है संचालक की होगी, यह बताया गया। इसमें बैंकिंग अधिनियम 1999 में निजी बैंकों के लाइसेंस की व्यवस्था जो है उदार कर दी गई थी। इंडसइंड बैंक अप्रैल 1994 में स्थापित सबसे पुराना व्यापारिक निजी बैंक है। तो सबसे पुराना व्यापारिक निजी बैंक की अगर बात की जाए तो इंडसइंड जो है 1994 में स्थापित सबसे पुराना व्यापारिक निजी बैंक है। 1994 में आईसीआईसीआई प्राइवेट बैंक की स्थापना हुई और वर्तमान में एचडीएफसी निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। इसके अलावा निजी क्षेत्र के अगर बैंकों की बात की जाए तो कोटक महिंद्रा बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एक्जिम बैंक हैं, बंधन बैंक हैं और धनलक्ष्मी बैंक। इस प्रकार से 21 जो है निजी क्षेत्र के व्यापारिक बैंक वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। अब भारत में आधुनिक व्यापारिक बैंकों के अगर कार्य की चर्चा की जाए तो भारत में आधुनिक व्यापारिक बैंक जो है वह कई प्रकार के कार्य करती है। जिन कार्यों में प्रमुख कार्य हैं उन कार्यों को हम लोग देखेंगे, जैसे जनता से जमा स्वीकार करना। व्यापारिक बैंकों का जो प्रमुख कार्य है वह है जमा स्वीकार करना। जमा स्वीकार करना, जनता से जमा स्वीकार करना व्यापारिक बैंकों का जो है प्रमुख कार्य होता है और बैंक
अनेक प्रकार के जमा स्वीकार करती हैं, जिससे ग्राहक अपनी सुविधानुसार तथा अपने उद्देश्यों के अनुकूल व्यापारिक बैंकों में खाते खुलवा सकता है बैंक में पैसा जमा करने के लिए। अब इन जमाओं में कई जमाएं होती हैं, जैसे सावधि जमा। सावधि जमा खाता के अंतर्गत कस्टमर जो है पैसा जमा कर सकता है। तो सावधि जमा खाता के अंतर्गत क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, तो इस खाते में जमा एक निश्चित समय के लिए किया जाता है, मतलब 6 माह से लगाकर 5 वर्ष तक के लिए जमा सावधि जमा खाते में किया जाता है, तथा सावधि जमा खाते पर ब्याज अन्य जमाओं से अधिक होता है और यहाँ अवधि जितनी लंबी होगी ब्याज की दर उतनी ही ऊंची होती है सावधि जमा खाते में। इसके अलावा सावधि जमा खाते में निश्चित अवधि से पूर्व रुपया निकाला नहीं जा सकता है। तो व्यापारिक बैंकों के पैसा जमा करने के एक प्रकार में फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट सावधि जमा खाते के अंतर्गत पैसा जो है व्यापारिक बैंकें जमा करती हैं। इसके अलावा करंट अकाउंट चालू खाता के अंतर्गत व्यापारिक बैंकें धन या पैसे को जमा करती हैं। तो चालू खाते के अंतर्गत, करंट अकाउंट के अंतर्गत क्या प्रक्रिया है पैसा जमा करने की, तो चालू खाते वे खाते होते हैं जिसमें जमा राशि का जमाकर्ता अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे तब पैसा निकाल सकता है। ये बैंक के मांग जमा होते हैं तथा इस खाते से बैंक खाता धारक जितनी बार चाहे चेक के माध्यम से पैसा निकाल सकता है। मांग जमा पर जो है व्यापारिक बैंकों का किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है। व्यापारिक बैंक के जब चाहें तब पैसा निकाल सकती हैं। और व्यापारिक बैंकों की जो मांग जमा या करंट चालू खाता होता है वह मुख्य रूप से उद्योगपतियों या व्यापार करने वाले व्यक्तियों का खाता होता है। तो चालू खाता या करंट खाता जो है वह मुख्य रूप से उद्योगपतियों या बिजनेसमैन या व्यापारियों का होता है और इसमें जो है जब चाहे तब व्यापारी पैसा निकाल सकता है। और इसके लिए जमाकर्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए बैंक को अपने पास बहुत बड़ा कोष रखना पड़ता है। जब ये मांग कर लेंगे तो उनको बैंक को पैसा उपलब्ध कराना पड़ेगा। इसके अलावा एक व्यापारिक बैंकों का पैसा जमा करने का एक और सोर्स है या तरीका है, उसे कहते हैं बचत बैंक खाता। तो बचत बैंक खाता, सेविंग बैंक अकाउंट, इसमें क्या प्रक्रिया होती है, तो बचत बैंक खाता कोई भी व्यक्ति चाहे वह भारत का नागरिक है तो खाता खुलवा कर पैसा जमा कर सकता है बचत बैंक खाते में, सेविंग बैंक अकाउंट में। और इसमें धन की निकासी पर व्यापारिक बैंक का नियंत्रण होता है। बचत बैंक खाता में धन की निकासी पर व्यापारिक बैंक का नियंत्रण होता है और वर्तमान में 5 बार एक दिन में व्यापारिक बैंकों से बचत खाते के माध्यम से धन निकाला जा सकता है। और इस प्रकार की खाते में या जमा में व्यापारिक बैंक जमाकर्ता को ब्याज का भुगतान करती हैं और वर्तमान में यह ब्याज की दर जो है वह 4% है। लेकिन यह ध्यान रखने वाली बात है, जो करंट अकाउंट है या चालू खाता है तो इस खाते में व्यापारिक बैंकें जो हैं ब्याज का भुगतान नहीं करती हैं बल्कि सेवा चार्ज वसूलती हैं। सेवा चार्ज किससे वसूलती हैं? जो खाता धारक होता है। करंट अकाउंट खाता जिनका होता है, चालू खाता जिनका होता है, उससे जो है व्यापारिक बैंकें सेवा चार्ज वसूलती हैं। और बचत बैंक खाता में सेवा चार्ज नहीं पड़ता है बल्कि व्यापारिक बैंक इस जमा पर जमाकर्ता को ब्याज का भुगतान करती हैं और वर्तमान में यह दर जो है 4% के आसपास बनी है। इसके अलावा एक जमा करने का तरीका है गृह बचत खाता। तो गृह बचत खाता जो है यह महत्वपूर्ण खाता है और यह अल्प बचत को प्राप्त करने का यह सबसे प्रभावी तरीका है। सामान्यतया घरों में क्या होता है, गुल्लक रख दिया जाता है और जिसमें क्या होता है लोग अपनी बचत का कुछ हिस्सा डालते रहते हैं और निश्चित समय बाद गुल्लक जब भर जाता है तो गुल्लक को खोलकर पैसा बैंक में जमा कर दिया जाता है। तो यह भी एक व्यापारिक बैंकों का जमा स्वीकार करने का तरीका है। तो इस प्रकार से व्यापारिक बैंक जमा स्वीकार करती हैं और यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य व्यापारिक बैंकों का है। इस कार्य में व्यापारिक बैंकें सावधि जमा खाता के अंतर्गत जमा स्वीकार करती हैं, चालू खाता के अंतर्गत जमा स्वीकार करती हैं, बचत बैंक खाता के अंतर्गत जमा स्वीकार करती हैं और गृह बचत खाता के अंतर्गत व्यापारिक बैंक जो है जमा स्वीकार करती हैं, जिसको हम लोगों ने डिटेल से अध्ययन किया है। अब अगला जो व्यापारिक बैंक का कार्य है वह कार्य है ऋण देने का कार्य।
अब व्यापारिक बैंक जो है मुख्य रूप से जनता से जमा को स्वीकार करते हैं तथा इन्हीं जमाओं को ऋणों, अग्रिमों, ओवरड्राफ्ट तथा नगद साख के रूप में लोगों को उधार देते हैं। और इस प्रकार से व्यापारिक बैंक जमा के द्वारा देश की जो सुषुप्त तथा निष्क्रिय बचत होती है उसको गतिशील या सक्रिय अवस्था प्रदान करते हैं। बैंक ऋण देते समय लाभदेयता, तरलता तथा सुरक्षा के सिद्धांत का पालन करते हैं। बैंक जो है व्यापारिक बैंक कई प्रकार के ऋण उपलब्ध कराते हैं। उन ऋणों में जैसे हैं सामान्य ऋण या प्रत्यक्ष ऋण। तो सामान्य ऋण या प्रत्यक्ष ऋण बैंक उपलब्ध कराती हैं। तो सामान्य ऋण या प्रत्यक्ष ऋण वे ऋण हैं जो बैंक उत्पादकों तथा व्यापारियों को किसी प्रतिभूति के आधार पर देते हैं। इसमें प्राप्त राशि पर ब्याज का भुगतान करना पड़ता है, स्वीकृत राशि पर ब्याज का भुगतान नहीं करना पड़ता है। तो प्रत्यक्ष ऋण के अंतर्गत जो है प्रतिभूतियों के आधार पर व्यापारिक बैंकें खाताधारक को ऋण उपलब्ध कराती हैं। और यह ऋण जैसे मान लेते हैं 10 लाख की स्वीकृत है तो 10 लाख पर ब्याज नहीं देना पड़ेगा। जितना आप पैसा मान लेते हैं कि 3 लाख निकाले हैं तो 3 लाख पर आपको ब्याज देना पड़ेगा, 7 लाख पर ब्याज नहीं देना पड़ेगा। तो सामान्य या प्रत्यक्ष ऋण के अंतर्गत एक यह सुविधा है कि जितनी राशि स्वीकृत होती है उस पर ब्याज नहीं देना पड़ता है, जो आप अकाउंट से पैसा निकालेंगे उस पर आपको ब्याज देना पड़ेगा। इसके अलावा एक ऋण देने का माध्यम है मांग पर मुद्रा या कॉल एट मनी। तो कॉल एट मनी क्या होती है? तो कॉल एट मनी जो है 15 दिन के ऋण होते हैं, अति अल्पकालीन ऋण होते हैं। यह पहले से ही फ़ोन पर ब्याज सेट कर हो जाती है और ये अति अल्पकालीन ऋण होते हैं। ये व्यापारिक बैंकों की शर्तों के अनुसार होते हैं। तो यह अल्प समय की प्रतिभूतियों के लिए जो है ऋण उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा एक है नगद साख, कैश क्रेडिट के माध्यम से ऋण की व्यवस्था कराना। तो नगद साख बैंक के अंतर्गत निश्चित प्रतिभूति के बदले बैंक जो है ऋण देते हैं तथा इसके अंतर्गत स्वीकृत संपूर्ण ऋण लेने वाले को एक साथ नहीं दिया जाता है। उसमें क्या किया जाता है, जो ऋण स्वीकृत होती है वह ऋण जो है एक साथ नगद साख में खाताधारक को नहीं दिया जाता है, बल्कि क्या किया जाता है कि ऋण की राशि जो है बैंक ऋण लेने वाले व्यक्ति को एक खाता खोल देती है और उसी खाते में जो है सारी रकम रख देती है या पहुंचा देती है और निकासी के लिए उस खाताधारक को एक चेकबुक दे देती है और चेकबुक के माध्यम से नगद साख के अंतर्गत खाताधारक जो है ऋण की राशि निकाल सकता है, अपनी आवश्यकता अनुसार ऋण की राशि निकालता है और जब चाहे वह ऋण निकाल सकता है और उसी निकासी गई राशि पर ब्याज देना पड़ता है। इसमें भी नगद साख के अंतर्गत जो पैसा अपने ऋण अकाउंट से निकालेगा उसी पर ब्याज देना पड़ेगा, स्वीकृत राशि पर ब्याज नहीं देना पड़ेगा। तो नगद साख के अंतर्गत भी चेकबुक के माध्यम से व्यापारिक बैंक ऋण प्रदान करती हैं। इसके अलावा बैंक अधिविकर्ष या बैंक ओवरड्राफ्ट जो है यह एक विशिष्ट प्रकार का ऋण होता है जो बैंक अपने सबसे विश्वसनीय ग्राहक को प्रदान करती हैं और इसके अंतर्गत बैंक अपने ग्राहकों को उनके द्वारा खातों में जमा राशि से अधिक निकासी का अधिकार प्रदान करती हैं। तो उसी को जो जमा राशि से अधिक निकासी का जब अधिकार प्राप्त होता है तो उसी को बैंक अधिविकर्ष या बैंक ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। पहले बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा जो है करेंट अकाउंट में ही थी और अब सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट दोनों में भी बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा है। अब अगला जो ऋण का माध्यम है या तरीका है वह है विनिमय बिलों की कटौती। तो विनिमय बिलों की कटौती भी ऋण प्रदान करने की एक विशिष्ट पद्धति है जिसके द्वारा बैंक ऋण प्रदान करता है और इसके अंतर्गत विनिमय विपत्रों का आहर्ता या धारक नगद रुपए की आवश्यकता पड़ने पर विनिमय पत्र को बैंक से सट्टे पर भुना सकता है। और क्या करता है, बैंक से जब सट्टे पर भुनाता है तो बैंक क्या है रुपया जो है विनिमय विपत्र के बदले
दे देती है, तो यह भी एक ऋण प्रदान करने का तरीका है। इसके अलावा प्रतिभूति में विनियोग के द्वारा ऋण प्रदान करती है। व्यापारिक बैंकें जो हैं विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों, विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों से अपना अतिरिक्त कोष विनियोजित करते हैं तथा इस प्रकार प्रतिभूतियों के निर्गम करने वाले को ऋण प्रदान करते हैं। इसके अलावा व्यापारिक बैंक का, तो इस प्रकार से व्यापारिक बैंक जो है ऋण प्रदान करने का कार्य करती है, और यह ऋण प्रदान करने का कार्य जो है वह सामान्य या प्रत्यक्ष ऋण का माध्यम है, मांग पर मुद्रा या मनी एट कॉल के माध्यम से ऋण प्रदान करती है खाता धारक को, नगद साख के माध्यम से ऋण प्रदान करती है, बैंक ओवरड्राफ्ट के माध्यम से ऋण प्रदान करती है, विनिमय बिलों की कटौती के माध्यम से ऋण प्रदान करती है तथा इसके अलावा प्रतिभूतियों में विनियोग के माध्यम से ऋण प्रदान करती है। अगला एक महत्वपूर्ण कार्य व्यापारिक बैंकों का है, वह है क्रिएशन ऑफ क्रेडिट मनी, मतलब साख मुद्रा का सृजन। तो साख मुद्रा का सृजन व्यापारिक बैंकों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। व्यापारिक या वाणिज्यिक बैंकें अपनी प्रारंभिक जमा की तुलना में कई गुना मुद्रा लोगों को जो प्रदान करती हैं उसे साख सृजन कहा जाता है, और इससे जो है अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति प्रभावित हो जाती है, और इससे व्यापारिक बैंक अपने लाभ को कई गुना बढ़ा लेती हैं। तो व्यापारिक बैंकों का जो प्रमुख कार्य है वह है साख सृजन का कार्य, और साख सृजन के माध्यम से व्यापारिक बैंकें अपने लाभ को कई गुना या मुद्रा को कई गुना बढ़ा लेती हैं। जैसे मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति है ए, और यह व्यक्ति 100 रुपये आरबीआई के पास जमा करता है, तो यह 100 रुपये आरबीआई अपने पास नहीं रखेगा, या 100 रुपये जो है कोई एक व्यक्ति ए है, यह 100 रुपये जो है आरबीआई के पास नहीं व्यापारिक बैंक के पास जमा करता है, और व्यापारिक बैंक जो है यह 100 रुपये अपने पास नहीं रखेगा। क्या करेगा, इसमें से मान लेते हैं कुछ परसेंट, मान लेते हैं 10%, यह CRR के रूप में आरबीआई के पास भेज देगा या रख देगा, और बाकी जो 90 रुपया है वह अतिरिक्त रिजर्व के रूप में व्यापारिक बैंक किसी दूसरे बी कस्टमर को लोन के रूप में दे देगा। वह लोन की दर कोई परसेंट, मान लेते हैं 8% हो सकती है। तो इस प्रकार से जब वह व्यक्ति लोन वापस करेगा तो उसको कुछ बढ़े हुए 108 रुपये वापस होंगे, या मान लेते हैं कि बढ़े हुए रुपये वापस होंगे लोन के बदले में, जो मूलधन के बदले में जो वह पैसा देगा वह ही एक प्रकार से साख का सृजन कर रहा है। तो इस प्रकार से साख सृजन व्यापारिक बैंक का प्रमुख कार्य है, महत्वपूर्ण कार्य है, और साख सृजन के माध्यम से व्यापारिक बैंक अपने लाभ को कई गुना बढ़ा देती है या बढ़ाती हैं। इसके अलावा व्यापारिक बैंक के अन्य कार्य में है विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय। तो व्यापारिक बैंक सामान्यतः विदेशी मुद्राओं का क्रय विक्रय भी करता है, और यह कार्य जो है व्यापारिक बैंक विनिमय बैंकों के माध्यम से और आरबीआई के माध्यम से करता है। आरबीआई और विनिमय बैंकों के माध्यम से व्यापारिक बैंक विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करता है। तो विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय भी व्यापारिक बैंक करता है। और अगला जो कार्य है अभिकर्ता संबंधी कार्य। तो व्यापारिक बैंक जो है अपने ग्राहकों के लिए उनके स्थान पर कुछ सेवाएं प्रदान करती हैं। इन सेवाओं को अभिकर्ता संबंधी कार्य कहा जाता है, और इन कार्यों को पूरा करने के लिए बैंक अपने ग्राहकों से कुछ कमीशन प्राप्त करती हैं, जिसमें वह एजेंसी संबंधी सेवाएं होती हैं। इनमें ग्राहकों के लिए प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय संबंधी कार्य व्यापारिक बैंक करती हैं। तो ग्राहकों के प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय संबंधी कार्य जो है वह मुख्य रूप से कंपनियां अंशपत्र, ऋण पत्र तथा सहकारी या सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय के माध्यम से करती हैं। इसके अलावा चेक बिल तथा प्रतिज्ञा पत्रों की वसूली के माध्यम से भी एक प्रकार से व्यापारिक बैंक ऋण प्रदान करती हैं। तो बैंक अपने ग्राहकों के विनिमय विपत्रों, चेकों तथा प्रतिज्ञा पत्रों से रुपये वसूल करता है तथा उनके खातों में जमा करता है। तो यह भी एक ऋण प्रदान करने का तरीका है व्यापारिक बैंक का। इसके अलावा ग्राहकों के प्रीमियम तथा दायित्व का भुगतान। तो बैंक अपने ग्राहकों के बीमा, किराया तथा अन्य दायित्वों का भुगतान जो करता है वह भी एक प्रकार से ऋण प्रदान करने का तरीका है व्यापारिक बैंक का। इसके अलावा व्यापारिक बैंक जो है ग्राहकों के अंशपत्रों पर लाभांश वसूल करता है। तो बैंक ग्राहकों के अंशपत्रों पर लाभांश तथा ऋण पत्रों पर ब्याज वसूल करता है। ट्रस्टी के रूप में कार्य करना। तो बैंक
अपने ग्राहकों के वसीयतनामे को सुरक्षित रखने का कार्य करता है तथा मृत्यु के बाद उन्हें क्रियान्वित करता है। तो ट्रस्टी के रूप में भी बैंक जो है वह कार्य करता है, व्यापारिक बैंक। तो व्यापारिक बैंक का ट्रस्टी के रूप में कार्य करना भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अलावा अन्य उपयोगी सेवाओं के अंतर्गत जो है व्यापारिक बैंक, अभी तक हम लोगों ने जो व्यापारिक बैंक के कार्यों का अध्ययन किया, इन कार्यों के अंतर्गत व्यापारिक बैंक अतिरिक्त बैंक समाज के लिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण सेवाएं भी करती हैं, जिनमें कुछ सेवाओं को हम लोग जान लेंगे। बैंक ड्राफ्ट तथा यात्री चेक का निर्गमन, जिससे धन का सुरक्षित हस्तांतरण हो सके। इसके अलावा अपने ग्राहकों को साख पत्र देना, जिससे उनको विदेशों में सुविधा हो सके। इसके अलावा विदेशी विनिमय पत्रों को स्वीकार करना, जिससे विदेशी व्यापार की वित्तीय व्यवस्था की जा सके। इसके अलावा व्यापारिक बैंक जो है सरकार, सार्वजनिक संस्थाओं तथा निगमों द्वारा निर्गमित होने वाले अंशपत्रों या प्रतिभूतियों का अधिगोपन, जिसके अंतर्गत बैंक निर्गमित की जाने वाली प्रतिभूतियों के संबंध में गारंटी देती है। इस प्रकार इसकी साख को प्रमाणित करता है। इसके अलावा व्यापारिक बैंक मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा या लॉकर्स की व्यवस्था करता है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है बैंक का। इसके अलावा व्यापारिक बैंक जो है समय समय पर आर्थिक आंकड़े संकलित करता है, जो समाज के विभिन्न वर्गों के लिए उपयोगी है, तथा व्यापारिक बैंक जो है वित्तीय विषयों में परामर्श देने का भी कार्य करता है। तो यह कार्य मुख्य थे व्यापारिक बैंकों के। इसके अलावा व्यापारिक बैंक जो है क्रेडिट कार्ड जारी करने का कार्य करती है। क्रेडिट कार्ड जो है प्लास्टिक मनी होती है और यह क्रेडिट कार्ड जो है ऋण प्रदान करने संबंधी कार्य है। 1996 में कोर बैंकिंग सिस्टम इसी सुविधा के अंतर्गत क्रेडिट कार्ड जारी करता है। क्रेडिट कार्ड जारी जो है 1996 में कोर बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत क्रेडिट कार्ड जारी किया जाता है। भारत में क्रेडिट कार्ड की शुरुआत 1983 में पहली बार हुई थी। केरल में चालू हुई थी क्रेडिट कार्ड की शुरुआत, और केनरा बैंक द्वारा भारत में क्रेडिट कार्ड शुरू किया गया था 1983 में। 1998 में SBI ने पूरे भारत में क्रेडिट कार्ड जारी किया, जिसका नाम किसान क्रेडिट कार्ड रखा गया। और क्रेडिट कार्ड क्या होती है, तो क्रेडिट कार्ड जो है क्रेडिट कार्ड तत्काल बैंक से पैसा ऋण के रूप में लिया जाने का तरीका होता है, और खाते में जमा पैसे की निकासी कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड में। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, तत्काल बैंक से पैसा ऋण के रूप में लिया जा सकता है क्रेडिट कार्ड में, और खाते में जमा पैसे की निकासी क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, और जितना पैसा निकालेंगे उतने पैसे पर ही आपको ब्याज देना पड़ेगा। इसके अलावा डेबिट कार्ड क्या है, तो डेबिट कार्ड जो है ATM कार्ड होता है। यह डेबिट कार्ड के माध्यम से ऋण नहीं लिया जा सकता है, और खुद का पैसा निकाल सकते हैं। जो बैंक में पहले से पैसा हम लोग जमा किए हैं, या जो सैलरी वगैरह होती है या कमीशन वगैरह होता है, वह पैसा हम लोग निकाल सकते हैं डेबिट कार्ड से। लेकिन क्रेडिट कार्ड से जो है हम लोग लोन ले सकते हैं, और डेबिट कार्ड से खुद का पैसा निकालते हैं, लोन नहीं लिया जा सकता है, और लेन देन किया जा सकता है डेबिट कार्ड से। इसके अलावा एक कार्ड होता है मास्टर कार्ड। तो मास्टर कार्ड क्या है, तो मास्टर कार्ड जो है इससे पैसा जमा एवं पैसा निकालने दोनों की अनुमति दी जाती है मास्टर कार्ड में। तो मास्टर कार्ड में पैसा जमा भी कर सकते हैं और पैसा निकाल भी सकते हैं। इसके अलावा मेस्टो कार्ड, तो मेस्टो डेबिट कार्ड क्या है, तो मेस्टो डेबिट कार्ड जो है देश के अंदर ही लेन देन के क्रियाकलाप करता है। मेस्टो डेबिट कार्ड देश के अंदर ही लेन देन के क्रियाकलाप करता है। मेस्टो जो है देश के अंदर ही लेन देन के क्रियाकलाप करता है। इसके अलावा वीसा डेबिट कार्ड, तो वीसा डेबिट कार्ड जो है इसकी सहायता से देश के अंदर तथा देश के बाहर क्रियाकलाप जो है वित्तीय क्रियाकलाप किए जाते हैं। वीज़ा डेबिट कार्ड से देश के अंदर और देश के बाहर जो है वित्तीय क्रियाकलाप किए जाते हैं। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने व्यापारिक बैंकों के कार्यों के बारे में अध्ययन किया। जो आज की यह क्लास समस्त एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है तथा टीचिंग एग्ज़ाम की परीक्षाओं जैसे TGT, PGT, नेट, JRF, KPS, NVS, GIC, LT ग्रेड एग्ज़ाम, RPSC फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम, BPSC 4.0 एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है।